तंत्र मंत्र और हवन अनुष्ठान का भी सहारा लिया जा रहा है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सारे जतन किए जा रहे हैं। नेताओं के नए नए अंदाज दिखाई दे रहे हैं। कुछ सीटों पर मिथक भी भारी पड़ रहे हैं तो कहीं अपनी सीट बचाने की चुनौती भी है। सियासी जंग के इस अखाड़े की ऐसी ही तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम 28 का अखाड़ा के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो एमपी के उपचुनाव में ज्यों-ज्यों मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। साथ ही नेताओं का मंदिरों और मठों में आना जाना भी बढ़ रहा है। चुनावी समर में जीत के लिए नेता अब मंत्र तंत्र का हवन अनुष्ठान का भी सहारा ले रहे हैं। ये दरबार है मां बगलामुखी का, जहां अपने सियासी शत्रुओं पर विजय के लिए हवन अनुष्ठान किया जा रहा है। समय चुनाव का है तो ऐसे में विजय श्री के आशीर्वाद के लिए नेताओं का भक्ति भाव हिलोरे मार रहा है और वे तंत्र साधना की देवी कही जाने वाली मां बगलामुखी के दर पर मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ विशेष हवन पूजन करने से विजय श्री मिलती है। ऐसे में चुनाव के इन दिनों में विजय श्री के आशीर्वाद के लिए प्रदेश ही नहीं देश भर के नेताओं और उनके परिजनों का आना लगा रहता है। निरंतर यहाँ पर राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है। चुनाव के दौर में जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ के राजनेता यहाँ पर अवश्य आते हैं विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भगवती से। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में उपचुनाव है तो कई राजनेताओं का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। इस बार मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत माता के इसी मंदिर में पूजन अर्चन से की। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह के अलावा सुवासरा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश पाटीदार भी बीते कुछ दिनों में यहां दर्शन कर चुके हैं। मार्च में कांग्रेस सरकार गिरने से कुछ दिनों पहले बीजेपी के गोपाल भार्गव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहां हवन पूजन कर चुके हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के बड़े नेता यही मानते हैं कि जीत का आशीर्वाद उन्हें इसी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद ही मिला है। मैं टिकट मिलने के बाद नहीं, टिकट मिलने के पहले ही आया था और माँ का आशीर्वाद मैं हमेशा आता हूँ। माँ बगलामुखी का आने से दर्शन करने से शक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है और एक उत्साह आता है मन में और हमेशा विजयश्री होती है। माँ का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा है, सत्य के साथ हमेशा रहा है और विजयश्री मिली है, इसलिए माँ का चरणों में प्रणाम करने पुनः आए। माई के यहाँ पिछले 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया माई का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा माई बुलाती रहती है और माँ की ही कृपा है कि एक अच्छा शासन और एक अच्छा प्रशासन के साथ एक सकारात्मक सरकार कांग्रेस पार्टी की चले। ये मैं प्रार्थना करने के लिए सुख शांति समृद्धि मध्य प्रदेश की बढ़े, हमारे युवाओं को रोजगार का हमारा संकल्प पूरा हो। नेताओं को उम्मीद है कि माता का आशीर्वाद मिल जाए और चुनाव नतीजे इनकी झोली में खुशियां बन के गिरे। बहरहाल माता के दरबार में अर्जी लगा रहे नेताओं में माता का आशीर्वाद आखिर किसे मिल सकेगा, ये तो आने वाली 10 तारीख को ही पता चल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए आगर मालवा से रजनीश सेठी की रिपोर्ट। और ग्वालियर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मंत्री जी अब चुनावी अखाड़े में हैं तो अब उनका अनोखा अंदाज और ज्यादा नजर आ रहा है। कांग्रेस ने उनके इस अनोखे अंदाज पर तंज कसा तो वहीं मंत्री ने खुद को जमीनी नेता बताया और कहा उनका अंदाज ऐसा ही रहता है। देखा आपने, ये इनका अपना अंदाज है और इसी के लिए ये जाने भी जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब इनको तो आपने पहचान के लिए आंखों का, नहीं पहचाना तो हम बता देते हैं। यह है बीजेपी के प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। चुनावी सीजन के
और मंत्री जी मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं, तो ऐसे में उनका अंदाज और ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। अब देखिए ना, मंत्री जी इंटक मैदान पहुंचे तो वहां बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। मंत्री जी भी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने लगे। दूसरे दिन मलगड़ा इलाके में मंत्री जी ने मकान निर्माण में लगे मजदूर को देखा तो मजदूर को माला पहनाकर उसका स्वागत किया और फिर पैरों में अपने सिर को रखकर आशीर्वाद मांग लिया। विजयनगर इलाके में जनसंपर्क के दौरान मंत्री जी पार्क में पहुंच गए और नन्हे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। सड़क पर गंदगी देखी तो झाड़ू थामकर सफाई लगाने लगे। कहीं टॉयलेट गंदा दिखा तो खुद ही साफ करने लगे। मंत्री जी से अपना स्वाभाविक अंदाज बताते हैं। सरल, ये आम जन की एक रोजमर्रा की प्रक्रिया में है। बड़ों का सम्मान देना, अच्छे लोगों का सम्मान देना काम है। कभी फुर्सत के 2 मिनट मिल जाए शरीर के लिए तो कभी खेल लेना भी चाहिए, तो खेलते भी है। लोगों से मिलना जुलना चाहिए। ये तो निरंतर प्रक्रिया है, जारी रहती है। उधर मंत्री तोमर के इस अनोखे प्रचार पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री ने काम नहीं किया। उनके इलाके में गंदा पानी, खराब सड़कें, बिजली कटौती जैसी कई समस्याएं बरकरार हैं। अब मंत्री को हार का डर सता रहा है। इस वजह से मतदाताओं को बरगलाने की नौटंकी कर रहे हैं। ग्वालियर की जनता स्वाभिमानी जनता है और वो अपने स्वाभिमान को कभी कम नहीं होने देती। वो जानती है कि जिन्होंने हमारे स्वाभिमान का सौदा किया है, जिन्होंने हमारे जनमत का सौदा किया है, उसको हम सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। और यही कारण है कि वो इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। कभी पैरों में गिर रहे हैं, कभी हाथ जोड़ रहे हैं, कभी पैर छू रहे हैं। अरे जमीन पे काम करने वाला, जनता के काम करने वाले व्यक्ति को कभी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जनता ही खुद उसके पीछे पीछे चलती है। बहरहाल सियासी बिसात बिछ चुकी है और अब 3 नवंबर को जनता मंत्री के इस अंदाज पर अपनी मुहर लगाएगी और 10 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि मंत्री का यह अंदाज जनता को पसंद आया या फिर नहीं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। वैसे तो एमपी का पूरा उपचुनाव ही देश प्रदेश की सियासत के लिहाज से अहम है, लेकिन इनमें से भी कई सीटें ऐसी हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। ऐसी ही एक विधानसभा सीट है नेपानगर, जिसका इतिहास एक मिथक को जन्म देता है। बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर नेताओं के किस्सों के अलावा एक और चर्चा है और वो है जिसका नेपानगर उसका मध्य प्रदेश। इस सीट से जो पार्टी जीतती है वो मध्य प्रदेश पर राज करती है। यह की वजह है कि दोनों पार्टियां यहां दम और दावे दिखा रही है। हालांकि राजनीतिक जानकार इससे इतर सोचते हैं और उनका ध्यान नाराजगी से बगावत तक पर है। यह सीट सुमित्रा कासडेकर के विधायकी छोड़ने के चलते खाली हुई है। खास बात यह भी है कि 43 साल का इतिहास देखा जाए तो वो इस मिथक को और मजबूत करता है। बहरहाल पहले जीत के दावे और वादे सुन लीजिए। ये वहाँ का मिथक रहा है कि जिसकी सरकार बनी तो लगभग 20वीं सदी में तो ये रहा कि उस सरकार से मंत्री ही बनता था। वहाँ से नेपाल से जो जीतता था तो उसकी सरकार बनती थी और वो मंत्री बन जाता था। ब्रजमोहन मिश्रा उस समय 28 दिन के लिए मंत्री बने पहली सरकार में 1977-78 में। उसके बाद तनवंत सिंह कीर भी मिनिस्टर रहे लगातार। नहीं, नेपानगर विधानसभा के जो जागरूक मतदाता है वो हमेशा से ही बहुत जागरूकता का परिचय देते हैं। वे लोग बहुत समझदार वोटर्स हैं नेपानगर क्षेत्र के। उन्होंने भी पिछली बार भी यही किया था। उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, सरकार कांग्रेस की बनी। इस बार फिर उन दल बदलुओं को वो जवाब देंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि इस बार मामला अलग है और बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें खास है कि दोनों ही पार्टियों के झंडे डंडे उठाने वाले या तो कंफ्यूज गए या फिर आक्रोशित। नेपानगर विधानसभा में चुनाव हुए हैं, वहाँ अधिकांश कुल मिलाकर कांग्रेस की सीटें ज़्यादा जीत के आई हैं और ऐसा माना जाता है
कि जो भी उम्मीदवार वहाँ से जीतता है उसकी सरकार बनते आई है। हाल फिलहाल में हालात कुछ इससे हटकर हैं। ये मिथक कायम रहेगा या नहीं इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों को लेकर असंतोष आज तक बरकरार है। अब एक नजर नेपानगर के इतिहास पर। 1977 में अस्तित्व में आई नेपानगर सीट जनता पार्टी के बृजमोहन मिश्रा चुने गए, सरकार बनी जनता पार्टी की। 1980 में कांग्रेस से तनवंत सिंह कीर जीते, कांग्रेस की सरकार बनी। 1985 में भी तनवंत सिंह कीर जीते, कांग्रेस की सरकार बनी। 1990 में फिर बीजेपी से बृजमोहन मिश्रा जीते, सरकार बनी बीजेपी की। 1993 में कांग्रेस के तनवंत सिंह कीर जीते और सरकार कांग्रेस की बनी। 1998 में कांग्रेस के ही रघुनाथ चौधरी जीते और फिर कांग्रेस की सरकार बनी। 2003 में बीजेपी की अर्चना चिटनिस ने सीट छीनी, बीजेपी की सरकार बनी। 2008 में नेपानगर सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित, बीजेपी के राजेंद्र दादू जीते, बीजेपी की सरकार बनी। 2013 में फिर राजेंद्र दादू जीते, बीजेपी की ही सरकार बनी। 2016 में विधायक राजेंद्र दादू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, मंजू राजेंद्र दादू विधायक बनी। 2018 में कांग्रेस से सुमित्रा काजडेकर जीती और सरकार बनी कांग्रेस की। अब वही सुमित्रा काजडेकर बीजेपी के साथ हैं। नेपानगर से चुने गए 6 विधायकों में से 3 विधायक एक से अधिक बार जीते और 3 विधायकों को मंत्री बनने का मौका भी मिला। कांग्रेस के तनवंत सिंह कीर 3 बार और भाजपा के बृजमोहन मिश्रा, राजेंद्र दादू 2-2 बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के रघुनाथ, भाजपा की अर्चना चिटनिस, मंजू दादू 1-1 बार विधायक रही। अब यह दिलचस्प है कि इस उपचुनाव में मिथक टूटा है या मजबूत होता है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। तो मध्य प्रदेश में चुनावी रणभेरी के साथ आगर का घमासान भी शुरू हो चुका है। क्या है आगर का चुनावी समीकरण, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आगरमालवा जिले की आगर सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही क्षेत्र के दोनों प्रमुख दल के नेता घमासान को जीतने की कवायद में जुट चुके हैं। आगर सीट बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद खाली हुई थी। वैसे तो फरवरी से ही इस सीट पर चुनाव की तैयारियां दिखने लगी थी, लेकिन कोरोना के चलते बीच में ही तैयारियां ठंडी पड़ गई। मगर उपचुनाव का बिगुल बजते ही इस सीट को अपने पाले में डालने की कवायद शुरू हो चुकी है। आगर सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो जनसंघ के जमाने से ही आगर सीट बीजेपी का गढ़ रही है। अब तक हुए 16 चुनाव में कांग्रेस को अब तक सिर्फ 3 बार की जीत का मौका मिला है। बाहरी नेताओं का इस सीट पर खासा बोलबाला रहा। पिछले 5 चुनाव में भी ये सीट बीजेपी के खाते में ही गई है। साल 2003 में बीजेपी की रेखा रत्नाकर ने कांग्रेस के विधायक रहे रामलाल मालवीय को 24,916 मतों से पराजित किया था। वहीं साल 2008 में बीजेपी के लालजी राम मालवीय ने कांग्रेस के प्रत्याशी रमेश सूर्यवंशी को 16,734 मतों से हरा दिया। बीजेपी के शासनकाल के दौरान 2013 में शाजापुर से अलग कर आगर को जिला बनाने की घोषणा हुई, जिसके बाद बीजेपी की यहां पैठ और बढ़ गई। साल 2013 के अंत में हुए चुनाव में बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल ने कांग्रेस के मधु गहलोत को 28,859 मतों से पराजित किया। करीब 4 महीने बाद ही बीजेपी ने ऊंटवाल को देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के लिए अपना प्रत्याशी बनाया और ऊंटवाल के सांसद बन जाने पर आगर में 2014 में उपचुनाव हुए और बीजेपी ने गोपाल परमार को अपना प्रत्याशी बनाया। क्षेत्र के मतदाताओं ने उन पर विश्वास जताया और गोपाल परमार 27,702 मतों से भारी अंतर से जीत गए। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने मनोहर ऊंटवाल को दोबारा यहां से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े को हरा दिया, लेकिन जीत का अंतर करीब 2,400 वोटों का रहा। मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद बीजेपी ने सहानुभूति की लहर का फायदा उठाने के लिए उनके बेटे मनोज उर्फ बंटी ऊंटवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार कम अंतर से हारे विपिन वानखेड़े पर दोबारा अपना दांव लगाया। अगर सीट पर मुद्दों की बात करें तो क्षेत्र के विकास,
रोजगार के अलावा यहाँ की प्रमुख मांगों में आगर तक रेलवे लाइन लाने की मांग है। छुक छुक गाड़ी में बैठने का सौभाग्य अब तक यहाँ के लोगों को नसीब नहीं हो पाया है। साथ ही इंदौर से कोटा जाने वाले रास्ते को 4 लेन करने की मांग जोरों पर है। क्योंकि यहाँ संतरों की खेती काफी होती है, ऐसे में लोगों की मांग यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की भी है। आगर के वोटर्स की बात करें तो यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 2,17,335 है, जिनमें पुरुष वोटरों की संख्या 1,11,980, साथ ही महिला वोटरों की संख्या 1,05,370 है। वहीं थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या सिर्फ 5 है। जिले में कुल 333 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 82.66 रहा था। वहीं लोकसभा में आगर विधानसभा का मतदान प्रतिशत 81.21 रहा। आगर सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां अनुसूचित जाति वर्ग के तहत मुख्य रूप से बलाई और मेघवाल मतदाता हैं। खटीक, बैरवा और वाल्मीकि समाज का भी क्षेत्र में प्रभाव काफी है। सौंधिया समाज और यादव के साथ ही मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों के मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। आगर विधानसभा सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला रहा है। बाकी कोई भी पार्टी यहां पर अपनी ठोस उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई है। ऐसे में लगता तो यही है कि यहां की जनता बीजेपी और कांग्रेस में से ही एक को अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। आने वाला वक्त बताएगा ये बाजी आखिर कौन जीतेगा। आगर से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अनूपपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, युवक की तस्वीर सामने आ चुकी है। उस युवक की तस्वीर जिसने कमलनाथ के काफिले पर पत्थर फेंका था। जी हां, उस शख्स की तस्वीर अब सबके सामने है। ये देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसने कमलनाथ के काफिले पर हमला किया था। और खास बात यह है, युवक की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर सामने आ चुकी है। ये शख्स बीजेपी प्रत्याशी विसाहुलाल सिंह के साथ भी नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीर है अब पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है। ये देखिए, विसाहुलाल सिंह के साथ ये शख्स नजर आ रहा है। इसी शख्स ने अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर पत्थरबाजी की थी, पत्थर फेंका था और अब इसकी तस्वीर उजागर हो चुकी है। ये शख्स बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और बीजेपी ने कहा है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द सद्भाव की नगरी रही है, प्रदेश रहा है, और ऐसे में इस तरह की घटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन अब ये साफ होता नजर आ रहा है कि ये जिस तरीके से घटना हुई थी, कमलनाथ के काफिले पर जो पत्थरबाजी हुई थी, वो जिस शख्स ने पत्थरबाजी की थी उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। उसके जो रिश्ते हैं वो बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। विसाहुलाल सिंह के साथ ये शख्स नजर आ रहा है, बीजेपी नेताओं के साथ ये युवक नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने सफाई दी। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी का ट्वीट सामने आया, पत्थर फेंकने वाला बीजेपी का सदस्य नहीं है, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस प्रायोजित षड्यंत्र कर सकती है। काफिले पर पत्थरबाजी का यह पूरा मामला है जिसमें बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूपपुर से राज नारायण द्विवेदी जुड़ चुके हैं। राज, आप बताइए, जो शख्स नजर आ रहा है उसकी क्या सच्चाई है? मैं आपको बता दूं, आज कमलनाथ जी की सभा थी। यहाँ पे हेलीपैड से निकलने के दौरान बीजेपी कार्यालय के सामने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा काले झंडे दिखाए गए और जो पत्थर मार रहा है ये शख्स भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि सारी तस्वीरें जो सामने आ रहे हैं, जैसे विसाहुलाल सिंह के पूर्व मंत्री, खाद्य मंत्री और अनूपपुर विधानसभा से विधायक पद के प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामलाल रौतेल जो कि पूर्व विधायक थे, उनके साथ तस्वीर है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ। राज, इसकी अपनी प्रोफाइल क्या है? क्या ये बीजेपी का सदस्य है या कहीं से जुड़ा हुआ है? जी, पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा का इसको पदाधिकारी भी बनाया गया था।
लेकिन हरकतें सामने ऐसी दिखाई करने के बाद फिर इसको निष्कासित कर दिया गया था। पूर्व में फिर ये सक्रिय हो चुका है भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजनीति में और लगातार विरोध प्रदर्शन और इस प्रकार की बातें इनकी राजनीति रहती है। क्या कांग्रेस की तरफ से इसके खिलाफ कोई शिकायत भी दर्ज कराई गई है? जी, सामने बातचीत आई है। एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनके द्वारा अभी शिकायत करने कोतवाली गए हुए हैं। संजय सोनी है जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं यहाँ पे, वह कोतवाली गए हुए हैं और मेरी इस पूरे मामले में जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी से बात हुई तो उन्होंने भी कहा है पूरे मामले को लेकर कोतवाली में शिकायत की जाएगी और एफआईआर कराई जाएगी। कमरुद्दीन जी, बिल्कुल बिल्कुल, राज हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे संवाददाता भोपाल से शरद श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। शरद, बीजेपी ने इस पूरे जो घटनाक्रम को कहा है कि भाई ये कांग्रेस ने प्रायोजित साजिश के तहत इसे कराया है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो शख्स नजर आ रहा है शरद, वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं, मसलन बिसाहूलाल सिंह। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है। हालांकि जैसा कि अभी राज बता भी रहे थे, उसी तरीके की जो सफाई है वो बीजेपी की ओर से आई है कि वो पहले युवा मोर्चे में कार्यकर्ता पदाधिकारी के तौर पर था, लेकिन जब उसकी इस तरीके की हरकतें सामने आई, जैसा उन्होंने बताया भी है, उसके बाद उसे किसी भी पद पर वो मौजूदा स्थिति में नहीं था, उसको पहले हटा दिया गया था। तो इस तरीके की बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही हैं। बीजेपी के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं लोकेंद्र पारासर, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और सीधे तौर पर उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया है, ऐसे में हो सकता है कि ये कांग्रेस के प्रायोजित कोई षड्यंत्र हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस युवक का बीजेपी से किसी तरीके से न युवा मोर्चा से संबंध है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये जो युवा मोर्चे के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, उसी दौरान में जिस युवक ने पत्थर फेंका है वो युवा मोर्चा का ही कार्यकर्ता है और उसी का सदस्य है। तो आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो चल रहा है। इन सब के बीच में जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जो युवक है, आरोपी युवक है पत्थर फेंकने का, वो कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव राजनीतिक तौर पर बीजेपी के नेताओं के साथ में रहा है। इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही। तो अब ये जो पूरा मामला है दरअसल राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, राजनीतिक रंग ये पूरा मामला ले रहा है। शरद, हमारे साथ आप बने रहेगा। इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर पथराव किया गया, एक तस्वीर भी न्यूज 18 दिखा रहा है और इस शख्स का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने इसकी निंदा की है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 4 दिन पहले ये आह्वान किया था कि कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर चढ़ बैठो और जो है इस तरह की अगर कोई बातचीत होती तो ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो ये जो है ये उकसाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को हिंसा की राजनीति करने के लिए, और उसका एक प्रमाण ये जो है अनूपपुर में मिल गया है। तो आखिर कोई क्यों, भूपेंद्र जी, कोई क्यों और कौन उकसा रहा है? नरेंद्र सिंह तोमर का बयान है। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आखिर उनका ये कहने के पीछे आशय क्या था और इस तरह से वो क्यों लोगों को उकसा रहे हैं। एक शांतिपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश में हमेशा चुनाव होते रहे हैं, जिसको बिहार बनने पर क्यों आमादा है भारतीय जनता पार्टी, ये तो उनसे सवाल पूछना चाहिए आप। क्या आप लोगों ने इस शख्स के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है? निश्चित रूप से हमारा जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई होगी और इसके खिलाफ हम लोग जो है एफआईआर की मांग करेंगे और चुनाव आयोग के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन भूपेंद्र जी, बीजेपी तो एक तरफ ही इस पूरे मामले की निंदा कर रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि ये कांग्रेस की अपनी एक प्रायोजित षड्यंत्र हो सकती है। ऐसा क्यों कह रही है बीजेपी? देखिए, बीजेपी झूठ बोलने में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने ये घटना घटी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से वो लोग निकले हैं बाहर, ये तो सब देखते हैं, आपका कैमरा भी देख रहा है इस चीज को। तो इसमें क्या शक है कि इसमें कांग्रेस कहाँ से? क्या कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठे रहते हैं क्या? ये तो अपने आप में मजाक और हास्यास्पद बात है। इतना बड़ा झूठ केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल सकते हैं, विश्व में जो है कोई नहीं इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लोग निकल रहे हैं, ये तो वहां की बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि
बीजेपी के कार्यालय से निकले हुए लोगों ने कमलनाथ के काफिले पर पत्थरबाजी की। आप भूपेंद्र जी हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। और जैसा कि आप सुन भी पा रहे होंगे कि, और आपको एक चीज बता देता हूं सर, अपडेट दे देता हूं, न्यूज 18 उस शख्स की तस्वीर भी दिखा रहा है जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहा है, मसलन बिसाहू लाल सिंह के साथ नजर आ रहा है जिसने पत्थरबाजी की थी। अब क्या कहेंगे आप, निंदा करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा की हिमायती नहीं है और मध्य प्रदेश तो राजनीतिक सौहार्द और सद्भाव की धरती रही है जी। एक चुनाव नहीं, कई चुनाव यहाँ हुए हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लड़े हैं, आपस में मिलते हैं तो सौहार्दपूर्ण मिलते हैं। इस राजनीति को हम बढ़ावा नहीं देते। चित्र तो मैंने पहले भी कहा कि सिकंदर खान जो लव जिहाद के साथ साथ तमाम प्रकार की ब्लैकमेलिंग का आरोपी सतना का कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ हैं, तो सबके साथ में कांग्रेस तो वही तर्क वहां क्यों नहीं लगाती? भारतीय जनता पार्टी ना इस प्रकार की साजिश, ना इस प्रकार की हिंसा, ना इस प्रकार की अराजकता का वातावरण पिछले 4-5 महीनों से, लेकिन जो गाली गलौज की भाषा है, जो अराजकता की भाषा है, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ऐसी भाषा, ऐसी चीजें राजनीति में बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका। भूपेंद्र गुप्ता साहब जुड़े थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव और राजनारायण द्विवेदी जुड़े थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।